हमने 1947 में एक आदमी को राष्ट्रपिता घोषित किया। राष्ट्र का कोई पिता हो सकता है? राष्ट्र 1947 में पैदा हुआ है क्या? यह देश कुन लोगों के चंगुल से छूटा है, तो भारत तो अनंत काल से था। तो भारत राष्ट्र का पिता 47 में कहां से आ गया? और क्या कंट्राडिक्शन, एक तरफ करें भारत माता की जय और माता का पिता आ गया, अरे माता का बेटा आएगा कि पिता आ जाएगा बीच में? मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो आपको ऐसा लगता है खराब है? अब आपसे मेरा सवाल यह है कि अगर भारत राष्ट्र के पिता की कभी कल्पना की भी जाए तो पूरे ब्रह्मांड में वेद व्यास के अलावा कोई नहीं हो सकता। उसको राष्ट्रपिता कहें तो समझ में आता है ये पेड़ आदमी हमारा राष्ट्रपिता है और हम राष्ट्रपिता कह रहे हैं। और राष्ट्रपिता ने 2 जघन्य अपराध किए हैं, इसलिए मेरी सभ्यता में यह तो बताया गया है कि अपने से बड़े उम्र के आदमी के बारे में अपमानित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन यह भी कहा गया है कि उस व्यक्ति द्वारा किसी गलत काम को गलत कहने की शब्दों की मर्यादा रहते हुए पब्लिकली बोलना चाहिए। इसलिए वो महात्मा हैं, मैं उम्र से बड़े इतना ही बहुत है, मैं इसलिए उनकी उस मर्यादा को अपने संस्कारों के कारण लांघना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे को पता चले कि हमारे पिताजी थे, ये थे, लेकिन पिताजी चोर थे, उसे पता चला पिताजी बहुत बड़े चोर थे, तो उसके मन में अपने पिता के प्रति, उसके जाने के बाद उसके मन में क्या भाव पैदा होगा? मैं इसलिए बात कर रहा हूं। 2 काम उन्होंने ऐसे किए, औरों के बारे में मैं जानना नहीं चाहता, फिर उसमें बहुत कपड़े उतर जाएंगे, वो मेरा विषय नहीं है। जिनसे मेरा विषय मैं कहना चाहता हूं, एक काम उन्होंने क्या किया कि ये जो कहानी है ना जो आप सुनते हैं 2 अक्टूबर को आने वाला है, वैसे 2 अक्टूबर एक भजन है, उस भजन को सुनते हैं आप, और उस भजन में कमाल का भजन है। क्या कम उस भजन के, मैं कहता हूं वो महान ब्राह्मण पंडित, उसको नतमस्तक होता हूं मैं तो उनकी शक्ल ही नहीं जानता बेचारों की, लेकिन अपनी हर बार कृतज्ञता उनके प्रति जाहिर करता हूं मैं कि मैं नहीं जानता आप कौन थे, आप बहुत बड़ी आत्मा थे भाई। एक ब्राह्मण ने एक भजन लिखा, उस भजन को हमारे पिताजी ने ले लिया और उस समय की परिस्थिति के हिसाब से एक लाइन हटा करके उसमें बेईमानी की एक लाइन जोड़ी, और उस लाइन का नाम लिखता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सपति दे भगवान। पंडित ब्राह्मण लक्ष्माचार्य द्वारा लिखे भजन में यह लाइन ही नहीं है। राष्ट्रपिता इतनी बड़ी चोरी करे कि आने वाली नस्लें कंफ्यूज हो, गलत हो, तो फिर यह राष्ट्रपिता किसी सम्मान के लायक नहीं है। अब ये बात मुझे कुछ लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे और फिर चलाएंगे, जेल होनी चाहिए, राष्ट्रपिता का अपमान किया है तो हमने बाप का अपमान रोज करते हो, सच में जेल नहीं होनी चाहिए। मैं कोई अपमान कर रहा हूं, किसी के बारे में सच बात बता रहा हूं मैं। और दूसरा जो उन्होंने किया वो एक दूसरा जघन्य अपराध है। वो जो अपराध ये है कि गांधी जी, और क्या देखिए कमाल है, उनके बारे में सत्य और अहिंसा का पाठ, क्या ब्रांडिंग की गई है, सत्य का मार्ग गांधी। मैं उनके सत्य के मार्ग की बात कर रहा हूं और सब कुछ अवेलेबल है, बगैर में कोई हवा में नहीं कह रहा। 1946 में जब देश के अंदर ये हालात पैदा हो गए थे कि ये देश जो है शीघ्र ही अब इसको हम आजाद करने वाले हैं, तो बहुत मैं सीक्वेंस बताता हूं 4 डेट का, आप याद रखिए, आपसे कोई बहस करे ना तो चुपका दीजिएगा मुंह पे। 1946 में देश के अंदर जो 15 प्रांतीय असेंबली थी उनके चुनाव की घोषणा हुई, और ये क्यों हुई ये ध्यान रखिएगा। 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन के अंदर जिन्हा ने ये मांग रखी कि हमको कंप्लीट पाकिस्तान चाहिए, और जैसे ही जिन्हा ने ये मांग रखी तो फौरन ये बयान आया कि भाई जो असली मुसलमान हैं वो मुस्लिम लीग के पास हैं और जो नकली मुसलमान हैं वो कांग्रेस के पास हैं। तो आनन फानन के अंदर ये जो झारखंड है उसकी राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इस कॉम्प्लेक्स में कि अगर ये हमारे ऊपर दाग लग गया कि हमने मुसलमान हमारे पास नकली हैं तो फिर हमारा क्या होगा, इसलिए अच्छा दिखने के लिए बिना कुछ डिले करे हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया 40 में, जिन्हा के उस बयान के कारण, और वो 46 तक रहे। अब 46 में जहां से गांधी जी का रोल आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उन 15 प्रांतीय असेंबली का चुनाव हुआ, और उस चुनाव के बाद में उसमें मुस्लिम लीग भी लड़ी, और मुस्लिम लीग का नारा था हमें पाकिस्तान चाहिए, और कांग्रेस का नारा था कि हमें भारत चाहिए। इस तरीके की दोनों में हुई, तो वो रिजल्ट आ गया। उसके बाद में मार्च में क्लेमेंट एटली ने एक
स्टेटमेंट दिया असेंबली में अपनी कि हम भारत को शीघ्र ही आज़ादी देने वाले हैं। ये उनका असेंबली में बयान है। 20 अप्रैल 1986 को यहाँ भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आया और कैबिनेट मिशन प्लान ने आके गांधी के कान में साफ साफ कहा कि हम जल्दी ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं और हमारी पहली पसंद कांग्रेस और कांग्रेस में नेहरू जी हैं। साफ साफ कहा। ये कहते ही इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि मौलाना आज़ाद उस समय तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, आनन फानन के अंदर कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई और गांधी जी के सबसे क्लोजेस्ट आदमी थे जो गांधी जी के अच्छे बुरे सारे कामों को जानते थे, उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी साहब। उनको उस चुनाव का ऑब्जर्वर बनाया गया और उसके बाद में जैसे ही ये हुआ तो सोचिए कि मुस्लिम लीग को ये लगा कि अब ये सत्ता यहाँ तो हिंदुओं के पास जाने वाली है। तो 46 की एक ऐसी घटना बताइए जो आपको विचलित करती हो, मैं उसकी डेट भी बता देता हूँ, 16 अगस्त। इतना सब कुछ चल रहा था तो जो भाईजान आज आपके साथ है ना, जिन्हें पता नहीं आप क्या क्या समझ रहे हैं, 16 अगस्त 1946 को जब मुसलमानों को ये लग गया कि बात गिनती की होगी तो कांग्रेस जीतेगी और सत्ता कांग्रेस में हिंदुओं के पास जाएगी, 16 अगस्त 1946 को बंगाल में मुस्लिम लीग का लीडर हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन का ऑर्डर किया और 7 से 8 हज़ार हिंदू महिलाओं का, बच्चों का सड़कों पे कत्ल किया गया, जिसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कैलकाटा किलिंग के नाम से मिलेगी और भारत में वैसे वो डायरेक्ट एक्शन के नाम से जाना जाता है। उससे डरने के इतना डर गई कांग्रेस कि उन्होंने फौरन जब लोगों के नाम मांगे, तो आज जो वाली कांग्रेस है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, उस समय की कांग्रेस में ऐसे ऐसे महापुरुष थे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। ये सब 46 की घटना है, जल्दी से हो जाए ताकि सत्ता का ट्रांसफर होगा तो कांग्रेस में नेहरू उस समय अध्यक्ष होना चाहिए। आप उन कांग्रेसियों का धन्यवाद कीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने नए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो 3 नाम दिए उसमें नेहरू का नाम नहीं था। तो हमारे राष्ट्रपिता जी ने अपने कद का इस्तेमाल करके CWC की मीटिंग में गए और उन्होंने कहा नेहरू मेरी पहली पसंद है, और उस पसंद के चलते CWC ने दोबारा नाम भेजे कांग्रेस पार्टी के चुनाव के लिए। तो 15 प्रांतीय असेंबली से जब वोट आए तो आप सोचिए कि उसमें उनका नाम भेज दिया। तो नेहरू, पटेल और पट्टाभी, ये 3 लोग कैंडिडेट थे और आचार्य जेबी कृपलानी की देखरेख में इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन वो कितने महान कांग्रेसी होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उन लोगों ने 15 वोट दिए जिसमें से 2 वोट पट्टाभी को मिले, 1 वोट इनवैलिड हुआ और 12 के 12 वोट पटेल को मिले। नेहरू को तब भी नहीं जिताया, लेकिन सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने वाली एक महान आत्मा ने पटेल का हाथ पकड़ के कहा, पटेल, नेहरू की हार मेरी हार है। अब जो कद्दावर लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, वो ऐसे लिजलिजे लोगों के को सम्मान करते थे। उन्होंने 1 सेकंड में मना कर दिया। बेईमानी के साथ भारत के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नेहरू बने, उसी बेईमानी के साथ देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू बना। यह कहानी इसलिए जरूरी है कि इस बेईमानी को नहीं जानेंगे तो आप आज जो हो रहा है वो समझ नहीं पाएंगे। और कमाल के लोग हैं आजकल, तो वो ज्ञान बांट रहा है, एक ही है उनके पास और दूसरा कोई है ही नहीं अभी तक। तो वो एक और बात कह रहा है कि अंग्रेज, विदेशी ताकतों को देश बेचा जा रहा है। यह खूब डायलॉग है, लेकिन कोई तो ये पूछे उससे, सामान्य सा प्रश्न है, इसके लिए कोई बहुत महान गीता नहीं पढ़नी है। जिस कांग्रेस को बनाया, जिस कांग्रेस का पहला अध्यक्ष ग्रेट ब्रिटेन की खुफिया में काम करने वाला आदमी, उत्तर प्रदेश के शहर मैनपुरी इटावा का कलेक्टर जो वहां के खुफिया विभाग में था, उसको भेजा गया। उस आदमी ने 1885 में एक क्लब बनाया, उस क्लब का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये काम इसलिए बनाया गया कि इसके पीछे की एक घटना है, इसलिए उन बहादुर लोगों का नाम लेना जरूरी है जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो बलिया से अगर यहां हैं तो उनका कलेजा चौड़ा होना चाहिए कि आपने आज तक बलिया में हजारों बातें होंगी, मैं उस बात के अलावा किसी बात को बड़ा नहीं मानता। इसलिए हीरो को पहचानने के लिए आपको सच्चाई में जाना पड़ेगा। जब आप सच्चाई में नहीं जाते हैं तो फेक क्रिएटेड हीरो आपकी हिस्ट्री में आते हैं, आप उन्हें पढ़ते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, कोर्स की किताब में किसी को कुछ पढ़ाएं, लेकिन मेरा हीरो दूसरा है। 1857 का जिक्र बहुत आता है ना, क्या हुआ था 1857? हुआ था, लेकिन जरा सोचिए कि उस जो पहली क्रांति हमारे यहां बताई जाती है, हमारे यहां जात को लेकर बड़े सेंसिटिव लोग हैं। मैं अपनी बात को उस जात के एंगल पे लाना चाहता हूं। एक आदमी जो जनेऊधारी ब्राह्मण था,
अब अगर कहो तो उसका पूजा पाठ कराना काम था, उसको क्या लेना देना था भाई। लेकिन 29 साल का एक युवा जो बलिया का रहने वाला था, भूमिहार ब्राह्मण था, जनेऊधारी ब्राह्मण था, वो अंग्रेजी फौज उसमें काम करते थे, उनको जब ये लगा कि इस समय मुझे ये करना है, तो वो ये कहते मैं तो मंत्रों को उच्चारण करूंगा, मैं तो पूजा पाठ करूंगा। उस आदमी ने बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर के सीने में 4 गोलियां उतारी। उस आदमी का नाम था मंगल पांडे। वो मंगल पांडे इस देश का राष्ट्रपिता बनता तो भाईजान सड़क घेर के नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि जब आपके इतिहास में बहादुर लोगों को गुम कर दिया जाता है और चापलूस दलाल सत्ता पर केंद्रित हो जाते हैं, तो आने वाली नस्लें इसी तरह भुगतती हैं। मैं आज भी मानता हूं कि अगर भारत का असली राष्ट्रपिता कोई था तो मंगल पांडे था, क्योंकि आप अपने उस पिता से, अगर आपका पिता डरपोक है, कमजोर है, तो आप पिता को कभी एडमायर नहीं कर सकते, आप उसकी कमजोरियों को ही एडमायर करोगे। पिता अपने बेटे के लिए एक रोल मॉडल होता है, वो वैसे ही बनता है, राष्ट्रों के लिए ऐसे ही रोल मॉडल बनते हैं। इसलिए भगत सिंह किताब में नहीं है, बटुकेश्वर दत्त किताब में नहीं है, तमाम दोल दलाल इन्फॉर्मर इन किताबों के अंदर हैं जिनको महान होकर पढ़ाया गया, उसे नहीं बनाया गया।